अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदीद। प्रोग्राम की मेज़बान आरफा नूर साहबा क्योंकि आज निजी मसरूफ़ियात के पास रुखसत पे हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी मुझ पे है। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़िक्र करेंगे अफसोसनाक वाक़या का जो पेशावर के हाई सिक्योरिटी जोन में जहाँ पे धमाके के दौरान एक 30 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए हैं और कहा जा रहा है कि 150 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं और ये रेड जोन का इलाका हम कह सकते हैं। इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात हुई हैं, वज़ीर दाखिला वफाकी राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि ये ख़ुद कुछ धमाका है और बाकी इसके हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट्स आके जैसे होंगी तो बताया जाएगा। और इस दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी पहुँचे हैं पेशावर और एक बहुत आला सतह का इजलास वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे इस वाक़े को लेके दहशतगर्दी के जो संगीन ख़तरात हैं उसके हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू हो रही है। और नाज़रीन, ये वाक़या एक ऐसी मौके पे आया है कि जब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली साहब ये फरमा रहे हैं कि शायद 90 रोज़ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन होते हुए उन्हें नज़र नहीं आ रहे। और साथ में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ा साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका भी ये कहना था कि 1988 में और उसके बाद 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई उस वक्त भी इलेक्शन इल्तवा में चले गए और उनके ख़्याल में जब गैर मामूली हालात हों तो फिर इलेक्शन का इल्तवा में जाना कशंबे की बात नहीं है। और देखा जाए नाज़रीन तो पंजाब में भी कहाँ जहाँ पे असम्बली तहलील हो चुकी है वहाँ पे भी कोई इलेक्शन की बास गश्त सुनाई नहीं दे रही और यही वजह है कि आज तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में गई है और वहाँ जाके एक दरख्वास्त दी गई जिसमें ये कहा गया है कि सूबे की निगरान हुकूमत को कहा जाए कि वहाँ पे इलेक्शन के इनेकाद को 90 रोज़ के अंदर यकीनी बनाया जाए। और इस दौरान जो सियासी हलचल नाजरीन पहले से चल रही है उसके अंदर एक तरह से जो तलातुम लेके आए हैं वो इमरान खान साहब का ये बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको कत्ल करने के लिए पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने कुछ दहशतगर्द तंजीम को रकम फराहम की है और ये रकम भी सिंध के गोया के फंड से अरेंज की गई है जिसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और एक 10 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भी दिया गया है तहरीक इंसाफ के कायद को और कहा यह गया है कि या तो वो माफ़ी मांगें, बयान वापस लें या फिर उनको इस कानूनी नोटिस का फिर सामना करना पड़ेगा। और इस दौरान नाज़रीन हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ साहबा भी लंदन से लाहौर पहुँच चुकी हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने अब एक पार्टी को तंजीम नौ के हवाले से उनका एक शेड्यूल जारी कर दिया है और खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज़ कर रही हैं। लेकिन ये आगाज़ एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को शदीद माशी दबाव की सूरत हाल का सामना है और इस दौरान IMF प्रोग्राम को फिर से बहाल करने के लिए पहली बार मुल्क की तारीख में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये पर लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है शंदाना गुलजार साहबा ने। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं। सर बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। शंदाना साहबा, क्योंकि आपका ताल्लुक़ भी खैबर पख्तूनख्वा से है तो क्यों ना गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से किया जाए। आज का अफसोसनाक वाक़या सूरत हाल कैसी है और किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगी आप? शुक्रिया जी। आज के दिन जितनी तकलीफ हुई है शायद पिछले कुछ महीनों में या अरशद शरीफ के शहादत पे, उसके टॉर्चर शहादत पे या खान साहब पे जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ पिछले हफ्ते में, कल ही पेशावर से वापस आई थी। परसों मेरे इलाके में, मेरे हल्के में 2 पुलिस स्टेशन और एक चौकी पे अटैक किया था दहशतगर्दों ने और 3 पुलिस अफसरानों को शहीद कर दिया था। मैंने तब भी ये कहा था, जितने लोग हैं जानने वाले, जितने ट्विटर पे कहा था, खुल के मैं कह रही थी ट्विटर पे, पाकिस्तान तबाह बर्बाद कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका है या फिर तहरीक इंसाफ का है, क्योंकि इमरान खान साहब को तो हमने बार बार यही कहते सुना है कि तालिबान को एंगेज करना चाहिए और PTI के दौरे हुकूमत में बहरहाल एक मुज़ाकरात का अमल भी शुरू हुआ,
लेकिन आप जो एक मंजरनामा में पेश कर रही हैं वो लगता तो ये है कि अगर ये तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू है तो फिर तो इन लोगों के खिलाफ ताकत के जरिए इनसे निपटा जाना चाहिए, रादर ये कि उनको स्पेस दी जाए, इनसे गुफ्तगू की जाए, डायलॉग किए जाए। ये चीज प्योर खालिसतन मेरी राय है, शानदाना गुलजार की। मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं सिर्फ पीटीआई की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं पेशावर की हूँ, ये मेरा शहर है। मैंने उसको चूर चूर होते हुए देखा है जनरल मुशर्रफ के टाइम पे। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कि जब जर्नैल अपने आप को खुदा समझने लगता है, फिरौन से भी बड़ा हो जाता है, तो उसकी केपी की शामत आ जाती है। भाई आपके पास इतने बड़े बड़े शहर है, वहां पे तालिबानों को भेजें, आप लाहौर भेजें, आप पंजाब में इतनी आपकी छावनियां हैं, इंडिया आपका दुश्मन है, बॉर्डर पे कुछ भी हो सकता है, होता सारा केपीके में है। मतलब ये तो समझ नहीं आती। अच्छा चल तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ये करती तो समझ आती कि जी अब इनके बकौल तो अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, तो उन्होंने तो नहीं किए। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पालता कौन है, इनको पैसे कौन देता है? और वो तो बॉम्ब ब्लास्ट करें ना करें वो तो क्रेडिट लेंगे। मुझे बताएं 8.5 साल खान साहब की हुकूमत थी केपीके में, एक ड्रोन नहीं होता, एक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता, और खान साहब 8.5 महीने में क्या चले गए। पहले क्या कहते हैं मालाकंड डिवीजन स्वात में हुआ, फिर अभी पेशावर में हो रहा है। तो उनको क्या पता है, इनको क्या लगता है कि लोग अंधे हैं? अभी ट्विटर पे शहबाज शरीफ की एक मैसेज लोगों ने ट्वीट किया है। उन्होंने एक ओपनली बोला था कि मैं तालिबान से हर डील करने को तैयार हूँ, सिर्फ मेरी ये शर्त है कि पंजाब में दहशतगर्दी नहीं करनी, बाकी पॉइंट टेकन। ये बहुत पुरानी बातें हैं, जारी सी बात, रिपीटेडली हम इनको जिनका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन जनरल साहब मैं आप ही की तरफ आऊंगा। इनफैक्ट जिस तरफ शानदाना साहब भी इशारा कर रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेके, तो क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल को हम ब्लेम करें क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, शायद माजी में ये लोग उनके पार्टनर रहे हैं, इनके लिए वहाँ पे एक स्पेस है और यही वजह है कि हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपको कुछ वजूहात इसके अलावा भी लग रही हैं? शुक्रिया। पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है, ऑलरेडी आपने बता दिया कि 30 से ऊपर लोग शहीद हुए हैं और 150 के करीब जो है ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला जो ज़ख्मी है उनको जल्द से जल्द सेहत याब करे और जो लोग अपनी जान से गए उनकी शहादत कबूल करे। देखिए बात यह है कि मैं तो हमेशा 3 फैक्टर कहा करता हूँ और मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। पहला जो सबसे कलीदी बात है इस पूरे मामलात में वो ये है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है और एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं और उसके नतीजे में इकनॉमिक अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, तो उसका लामहला असर सिक्योरिटी पे पड़ता है। दुश्मन को मौका मिलता है, आप आपस में लगे हुए हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है अवाम के लिए, आपके पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने के लिए, तो फिर दुश्मन को तो स्पेस मिलती है ना। तो सबसे अगर हमने इस अफरियत के साथ लड़ना है, पहले तो आपको मुल्क में स्टेबिलिटी लाना पड़ेगी। वो नहीं देता नुस्खा कि जी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप शानदाना साहिबा से पूछ ले, आप खुद माशाल्लाह इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं जो भी आप, लेकिन फौरी तौर पे इसकी ज़रूरत है। उसके बाद ये है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत है अफगान हुकूमत के ऊपर, अपने दोस्तों के साथ डिप्लोमेटिक और पोलिटिकल प्रेशर के अलावा हम इकोनॉमिक प्रेशर भी डाल सकते हैं। उनका सारा आना जाना यहीं से चल रहा है। उनको बताया जाए कि चीन की मदद हासिल की जाए, तुर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कतर, सऊदी अरेबिया के भाई लोग ऐसे नहीं काम चल सकता। ये नहीं हो सकता कि आपके ज़मीन से अटैक हो रहे हों और सारी दुनिया खामोश बैठी रहे और हम भी खामोशी से उसको सहते रहें। ये दूसरा काम है जो हमें करने वाला है। और तीसरा काम यह है कि ये जो लोग बंदूकें उठाए हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA वगैरह जो इनका नेक्सस है, इनके साथ तो लड़ना ही होगा और तो कोई उसमें तीसरा हमारे पास दूसरा तरीका है नहीं। तो जब तक ये तीनों काम नहीं होंगे, जिसका ये मतलब है कि आपको इंटरनल अपने आप को ठीक करना है, आपको फॉरेन पॉलिसी लेवल पे मुतहर्रिक होना है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा हमें इम्पैक्ट करता है अफगानिस्तान, वहां का पीस। आपके वजीर आजम उधर गए हैं, आपके प्रेसिडेंट उधर गए हैं, आपका वजीर खारजा उधर गया है। भाई ठीक है, आप उनको नहीं मानते, तस्लीम करते, तो गैर रस्मी बातचीत तो हो सकती है ना, उनको बुलाएं, उनको बताएं कि सारा कुछ चाइना की मदद से, दूसरे दोस्तों की मदद से तो हम कुछ नहीं कर रहे मेरे भाई, इंटरनल तौर पे, फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे, और फिर नेचुरली उसका नतीजा तो यही होगा। ताना साहबा, अगर जब वहाँ पे निगरान सेटअप आ गया है, लेकिन पिछले कम से कम कह सकते हैं कि 9 बरस से तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। और अगर हम बात करें कि तालिबान का जो रजीम आया वहाँ पे 2022 अगस्त में, उसके बाद से इन खदशात का इजहार किया जा रहा था, तो लगता है कि सूबाई सतह पे भी इन इश्यूज़ को कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई। तरजीहात में सूबाई हुकूमत के भी लगता है कि ये नहीं था, कुछ और मामला तो थे, बट
लॉ एंड आर्डर और शिदत पसंदी को ज़्यादा सीरियसली एड्रेस नहीं किया गया? शुक्रिया जी। मैं जैसे आपको जिक्र किया, मैं परसों ही वापस आई हूँ पेशावर से। मैं तीनों थानों को मैंने विजिट किया। सरबंद थाने पे अटैक किया था दहशतगर्दों ने, और उन्होंने कहा, जब मैं गई मैंने उनके घरों में भी बेवाओं की दुआ की, और एक सवाल मैंने पूछा कि आपके पास उस वक्त कौन था रेस्क्यू के लिए, क्योंकि टेररिस्ट से डील करना पुलिस होती है आपकी सोसाइटी को देखने के लिए, आपकी आवाम को, बॉर्डर्स का तैनात हमारा प्रोटेक्शन वो अफवाज पाकिस्तान का काम है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं। पता है मुझे क्या कहते हैं मैडम, उस रात हमारे पास मोटर बाइक्स में और इनकी जो क्या बोलते हैं मोबाइल वैन्स होती हैं पुलिस की, कहते हैं हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम पेट्रोल डाल सके। जब से ये आई है केयरटेकर हुकूमत, कहते जी हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। आप ये सोचें। अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा कि आपके पास स्नाइपर था उस रात, आप टेलीफोन कर सकते थे? कहते हैं मैम लैंडलाइन भी हमसे ले लिए और हम मोबाइल पे फोन कर रहे थे तो कोई फोन नहीं उठा रहा था हमारा। ये सोचे बेबसी आपके पाकिस्तान के खाने में, क्योंकि केयरटेकर हुकूमत आसमान से आई है, इनको जरा खुदा का खौफ नहीं है। जब मैं घरों में गई बेवाओं से मिलने, यतीमों से मिलने, तो आगे से जवाब मिला कि मैम केयरटेकर हुकूमत से या ये JUIF से, ANP से, कहते अगर एक ANP MPA या MNA या कोई मिलने आया हमें, कोई नहीं, सब डर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब उनको इतना शौक है PDM को हुकूमत करने का, जब बाजवा के हवारियों को इतना शौक है पाकिस्तान उठाने का, तो फिर हिम्मत करें, घरों से निकले, थानों में जाएं। आज इन्होंने मुर्गियों की तरह 120 लोगों का हादसा करवाया, पता नहीं कितने जिंदा बचेंगे। 30 तो मैंने सुना इस वक्त शहीद हो चुके हैं, शायद ज्यादा हो चुके हों। आप मुझे बताएं कि ये कौन कर रहा है पाकिस्तान के साथ? यकीनन यही तो सवाल है शंदाना साहब, जो इस मुल्क के 22 करोड़ लोग हर किसी से पूछना चाह रहे हैं कि इन सारी वारदातों के पीछे, इस कत्लेआम के पीछे है कौन। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक के बाद हमें सिंध के वज़ीर जंगलात नवाब तैमूर तालपुर साहब ने भी ज्वाइन किया, लेकिन मैं ज़रा जनरल लोधी साहब की तरफ जाऊँगा। सर, इनफैक्ट आप ब्रेक से पहले 3 आपने एरियाज तो बता दिए कि इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी लाना है, माशी इस्तेहकाम भी लाना है, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी हमने एंगेज करना है तालिबान को और दीगर ताकतों को भी। बट सर, सिक्योरिटी मैटर्स के अंदर बहरहाल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा एक अहम रोल है, और आज के इजलास में आर्मी चीफ भी उस जगह बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ जहाँ पे सारे मामले को डिस्कस डिबेट किया जा रहा है। तो आपके ख्याल में अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एंड पे मुमकिन तौर पे इनपुट क्या हो सकता है, और स्ट्रेटजी को एक तरह से ड्रॉ करने के हवाले से उनका रोल आप कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल में? है, लेकिन एक हद तक यार मैं आपको हाथ बता देता हूँ, आप भी जानते हैं, बाकी मेरे बहन भाई जो बैठे हैं, काइनेटिक रोल। अगर आपने किसी के साथ लड़ाई करनी है, किसी को मारना है, किसी के साथ मुकाबला करना है फिजिकल, उसके लिए साफ ज़रा हमारे पास बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट जो है वो पाकिस्तान आर्मी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो फिर बाद में नेगोशिएशन भी करें और वहाँ पर सड़कें भी बनाएं उस इलाके में, और वहाँ पर जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी का भी कोई देखभाल करें, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ना वो कर सकते हैं, ना उनको करना आता है, ना उनकी ट्रेनिंग है इस बात की। प्रॉब्लम ये हुआ है मेरे भाई कि जब आर्मी ने इलाकों को साफ कर दिया था, उसके बाद एक पॉलिटिकल ओनरशिप की जरूरत थी कि वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू की जाती, वहां पर डेवलपमेंट एक्टिविटी शुरू की जाती, लोगों को एंगेज किया जाता, उनसे बातचीत की जाती कि भाई अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये मामला होते। फिर मैंने ऑलरेडी वो बात कर दी, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता कि हमें क्या करना चाहिए था फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा, वो ये है कि हमें ये भी देखना है कि सारे अंदरूनी फैक्टर्स नहीं है, इसमें बैरूनी फैक्टर्स भी हैं, और वो किधर से आए हैं। बहुत आसान है, अगर आपको इंटरेस्ट का पता हो, मुल्कों के क्या इंटरेस्ट हैं, आप अपने दोस्तों और दुश्मनों में तमीज करें मेरे भाई। कौन है जो नहीं चाहता कि CPEC ना चले? कौन है जो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन हो? कौन है जो नहीं चाहता कि ग्वादर डेवलप हो? कौन है जो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों? तो वो लोग वापस आ गए हैं मेरे भाई। क्यों लाए गए हैं, ये इसकी मैं कोई बात नहीं करता, इसलिए कि आपको एक तरफ प्रॉब्लम है IMF का, FATF का, आपको उनकी गोद में जाना पड़ता है क्योंकि वरना ये लोग आपको तंग करते हैं। दूसरी तरफ आपकी सालमियत का सवाल है, आपके इंटरेस्ट का सवाल है, तो आप परेशान है कि मैं अपनी जान बचाऊं कि अपने कपड़े बचाऊं। तो ये किसी को फैसला करना पड़ेगा कि आपको थोड़ी तकलीफ काटनी है लंबे अरसे तक जिस पर के हम चल रहे हैं, या ज्यादा तकलीफ काटनी है छोटे से अरसे के लिए और इस चीज से आजादी हासिल करनी है। ये हमारे बड़ों ने फैसला करना है। अब वो करते हैं या नहीं करते, अल्लाह बेहतर जानता है।
बहुत शुक्रिया जनरल नईम खालिद लोधी साहब। मैं शंदाना की तरफ आऊँगा। शंदाना साहबा, इनफैक्ट ये जो नुक्ता उठाया है जनरल साहब ने भी कि बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी चाहिए थी जब इलाके क्लियर हो गए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि मरकज़ में भी पीटीआई की गवर्नमेंट रही और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, बट फाटा के लिए जिन फंड्स के वादे किए गए तो फंड्स ना दिए गए, वहाँ पे उस तरह का जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको जनरेट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं लगता तो है जब हम किसी और को इल्ज़ाम देते हैं वहाँ पे इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार सियासतदान भी नजर आते हैं हमें। शुक्रिया जी। देखिए, ये तो वो टिपिकल पाकिस्तान मुल्क है ना कि जब एक बच्ची या एक बच्चे के साथ जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद होता है तो हम कहते हैं या कपड़े ठीक नहीं थे, या गलत मौके पे घर से क्यों निकली थी, या रात क्यों उभी थी, दरवाजा क्यों बंद नहीं किया था। और जब वो रेपिस्ट, जब वो कातिल अपना रिश्तेदार निकल आता तो हम कहते हैं कि बस ये किस्मती सबर शुक्र कर ले। पाकिस्तान में तो यही चलता है, ये पासिंग द पार्सल। देखें, आपका आइन मजाक ऑल दो पिछले 8.5 महीने से तो आइन की किताब एक कार्टून हो गई है कि जिसका जो दिल चाहे उसके साथ करता है, इट्स अ कार्नेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आइन आपको ये कहता है, खासकर 18वीं तरमीम के बाद, कि आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी आपकी जितने पुलिस के मसाइल हैं वो आपका सेंटर देखेगा, जो आपके बॉर्डर्स यानी अफवाज पाकिस्तान वो डिफेंस मिनिस्ट्री देखेगा। अगर काश ये ना होता बल्कि एक फर्दर रेवोल्यूशन होती कि हर सूबे को अपनी प्रोटेक्शन का काम दिया जाता, उसके पैसे दिए जाते, उसके हिसाब से अफवाज दिए जाते, उसके हिसाब से पुलिस में इंटरफेरेंस ना होती, ऑर्डर्स ना आते, सेंटर से पोस्टिंग्स आती। आप देखते कि हमारे तो घर में बंदूकें पड़ी होती हैं, हमें तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन ये जो मफलूज हमें किया गया कि सेंटर ख्याल रखेगा। लेकिन शंदाना साहबा, माजी में एक सहाफ़ी को की जान को खतरा था तो वहाँ की हुकूमत ने एक थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया, बट इतने बड़े सूबे के आम आदमी को जो खतरात हैं उसके हवाले से तो हमें लग रहा था कि कहीं तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत को ओनरशिप ही नहीं ले रही। फर्द वाहिद के मामले में आप मुझे बताइए डिफेंस कौन सी डिफेंस 18वीं तरमीम के बाद फेडरल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, बस मुझे इतना बता दें। यकीन इसमें कोई शक नहीं कि फेडरल सब्जेक्ट है इसमें, बट अगेन सूबे के अंदर महमूद खान साहब को और उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ केपी भी लगा देते हैं, और तैमूर झगड़ा को आईएसआई का चीफ लगा देते हैं केपी का, माजी में ना, क्योंकि अब तो माजी की बात करें, हमारी हुकूमत तो नहीं है अभी वहाँ पे 10 दिन 20 दिन से। और जब खान साहब की फेडरल हुकूमत चली गई तो तालिबान भी वापस आ गए, धमाके भी वापस आ गए, खान साहब के पीके में अमन था। तो ये मुझे बताएं कि 8.5 महीने में सेंटर में कौन आया है जो मेरे सूबे में धमाके करवा रहे हैं? अपने में करवाए ना, पंजाब में करें, सिंध में करें। आपको हमेशा बलूचिस्तान और केपीके नजर आता है। ये तो बड़ी शंदाना साहब आप जैसे सीनियर पॉलिटिशियन से हम इस तरह की स्टेटमेंट तो खैर तवक्को नहीं करते कि बाकी मुल्क के अंदर धमाके होते हैं तो ठीक है, बट केपीके के अंदर नहीं होने चाहिए। आई मीन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये नहीं कहा, मैं उसको उल्टा आपका कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ केपीके में क्यों होते हैं सर, इस पे तो सोचे। शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि तालिबानों से भीख मांगता हूँ कि प्लीज मेरे सूबे में धमाके मत करें और जहाँ करना है करें। उन्होंने तो सिंध, बलूचिस्तान, केपीके तीनों को पानी में डाल दिया। तो आप मुझे बताएं, जब ऐसे बुज़दिल लोग मिलते हैं इस पाकिस्तान को, अपने आप को लीडर बोलते हैं, तो क्या बनेगा पाकिस्तान? यकीनन यही एक सवाल है। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू शो में एक बार फिर खुश आमदेद। कैसर शेख साहब, इनफैक्ट सर मईशत को तो पहले ही बुरा हाल है, ऊपर से अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इससे जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन आपसे बेहतर कौन समझता है कि शायद नई जो है एक तरह से हदों को जाके छुएगी। तो सर इस सूरत हाल में अब लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने, आज जो पेशावर में इतना बड़ा सानिया हुआ, तो अब पीडीएम की हुकूमत क्या सोच के बैठी है सर? इलेक्शन को करवा रहे हैं या फिर आगे लेके जा रहे हैं? कोई यकीनन तौर पर इस हवाले से गुफ्तगू तो हो रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार शिराजी साहब, आप बड़े अहम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो आज धमाका हुआ, जो इतना बड़ा सानिया हुआ पेशावर में, इसके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है, कुछ अल्फाज में तो बयान नहीं किया जा सकता। बीच में काफ़ी अरसा ये बेहतर सूरत हाल रही, लेकिन अब फिर कुछ महीनों से बहुत ही तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं और हमारे लिए ये बहुत तकलीफ़देह मामलात हैं। उसको संजीदा तरीके से हमें सॉर्ट आउट करना है कि क्या वजह हुई, क्या नेशनल एक्शन जो प्लान बना था उस पर सही अमल नहीं हुआ, या जो ये वाक़यात जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका
की अफवाह चली गई और उसके बाद उनके यहाँ हमारा ख्याल था कि अफ़गानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर वो नई हुकूमत आई है तालिबान की, तो वो कंट्रोल करेंगे। अब पूरे तरह तो वादे ये नहीं है कि उनकी सरजमीन से ये वाक़या हो रहा है और जो ख्याल है कि उन्हीं की या हमारे यहाँ अंदरूनी मामलात हो रहे हैं, ये तो जब तक थोड़ा सा सर हम चाह रहे हैं, क्योंकि वक्त कम है, तो हम चाह रहे हैं कि सिचुएशन जो करंट सिचुएशन है वो डिमांड क्या आ रही है कि इलेक्शन की तरफ जाना है, या आपको लगता है कि नहीं अब इल्तवा इलेक्शन ही एक तरह से ऑप्शन है? जी, मैं इफ्तिखार बड़े प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ, हमारी ख्वाहिश तो है कि इलेक्शन टाइम पे और हों, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इन हालात में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं एक जुमला हर जगह पिछले 7-8 महीने से कह रहा हूँ कि हमारी मईशत का जो मरीज है ना पाकिस्तान का, वो वेंटिलेटर पे है, और इन हालात में उस नौजवान की हम शादी की तारीखी यानी इलेक्शन की डेटों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अपने मरीज को सेहतमंद करना पड़ेगा जिसकी शादी की तारीख है या इलेक्शन होने हैं। किसके इलेक्शन कराएंगे? मुल्क में जब मुल्क में बदअमनी है, लॉलेसनेस है, महंगाई का एक तूफान है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा, तो मेरे हिसाब से ये इलेक्शन का अपॉर्चुनेट टाइम नहीं है इस वक्त। इलेक्शन आईनी तौर पे तो इलेक्शन टाइम पे होने हैं, लेकिन सब ने मिल के होना क्या चाहिए कि अपना मिल बैठ के फैसला करें इन बातों का। पिछले कई सालों से हम इनसे कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। अगर हमारी कोई गलतियाँ, देखिए मुल्क जो है उसको बचाना सबकी जिम्मेदारी। मैं महसूस करता हूँ कि पीटीआई जो बार बार ये कभी वो कहते हैं कि इलेक्शन के लिए मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, फिर वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, फिर वो 25-30 सीटों से खुद खान साहब खड़े होते हैं और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं। जानबूझ के इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अपनी हुकूमत से ये कहूँगा, मैं कहता रहा पिछले आज से 10-12 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा, डार साहब से कहा कि जल्द से जल्द आप फैसला करें IMF में जाने का। देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। डार साहब की ज़रूर कोशिश होगी कि डॉलर नीचे जाए, महंगाई ज़्यादा ना हो, लेकिन इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है, यानी हमारी जो इंपोर्ट की सारी LCs है वो खुल नहीं रही, और वो जो माल आए हुए हैं वो कंटेनर वहाँ पे कोई 8-9 हज़ार कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं। यही तनकीद आप इमरान खान साहब से पे करते थे कि जब ताख़ीर हुई थी IMF की तरफ जाने में, अब वही ताख़ीर आप भी करें, लेकिन मैं चाहूँगा कि नवाब तैमूर साहब को भी इसलिए गुफ्तगू करें। सर इनफैक्ट आपका भी यही इनपुट है, जरदारी साहब के भी इनपुट यही है कि इलेक्शन को अब इल्तवा में डाल दिया जाए, क्योंकि सिचुएशन तो कुछ और तकाजा कर रही है। पीपल्स पार्टी के एंड पे क्या सोच कार फरमाया सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इलेक्शंस को अवॉइड नहीं किया और हमने हमेशा इलेक्शंस को वेलकम किया है। मैं समझता हूँ इस बार भी प्रेसिडेंट जरदारी साहब यही चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, ऑन टाइम हो। आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को स्वीप किया, और फिर जब बारी आई हैदराबाद और कराची की, तो ये प्रोपेगेंडा और ये रूमर चलाया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरों में बड़ी बुरी तरह से हारेगी। तो चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो सक्खर हो, चाहे वो कराची हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केम आउट टू द सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी। और इंशाल्लाह ताला हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब में भी और KPK में भी बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। जिस तरह से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिस तरह पुराने हमारे नाराज वर्कर्स सारे वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए हैं दूसरों को छोड़कर, तो वी वांट द इलेक्शन एंड वी आर सीएम की हद तक तो MQM क्लेम कर रही है कि हमारी मरहून मिन्नत आप वहां पे जीते हैं, कुछ हमने छोड़ा है तो आपको मिल गया, वो तो ये क्लेम कर रही है MQM। मैं इस पे ज्यादा बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरे आज कैलकुलेशन पार्टनर्स हैं, पर दर हकीकत ऐसा नहीं है। MQM का वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना मिलने के बराबर मिला है। अगर इलेक्शन हमारे साथ घटती, जो कि हमारी ख्वाहिश थी, हमने बड़ा इसरार भी किया, उनसे समझाया भी सही कि इलेक्शन लड़े, तो हमें बड़ी खुशी होती, क्योंकि फिर ये जो PTI जो तीसरे नंबर पे आई है, ये चौथे नंबर पे होती, तीसरे नंबर पे भी ना होती। तो इनफैक्ट एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। शेख साहब आप ही की तरफ आऊँगा। सर आप तो मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को एंगेज करने की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे लोगों की आवाज़ को हुकूमत में सुना भी जा रहा है, क्योंकि हुकूमत को जिस वक्त तर्ज अमल है सर वो तो ये है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लाल हवेली सील हो रही है, बाकी भी मुकदमात इस तरह के बन रहे हैं। तो सर माहौल को तो बजाय कुछ पुरअमन करने की और ज़्यादा उसमें इंतशार की कैफियत पैदा की जा रही है हुकूमत की जानिब से भी। इस वक्त मेन मसला तो मईशत का है। देखिए कोई भी वज़ीर ख़जाना ना तो नेशनल असम्बली में आता है
और ना ही स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की हमारी मीटिंग होती है उसमें आता है। 4 महीने हो गए हम डार साहब को कह रहे हैं कि हमें आके एक्सप्लेन करें। नेशनल असेंबली के 21 मेंबर होते हैं नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी में, मैं चेयरमैन हूं, उनको बार बार मिलने की कोशिश कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं कि आप आके एक्सप्लेन करें, ब्रीफ करें। क्या कोई एक शख्स या 2-3 ब्यूरोक्रेट मिलकर अगर हुकूमत चला रहे हैं तो इस तरह नहीं होगा। कलेक्टिव विजडम करना पड़ेगा। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, तमाम पार्टी को ये एहसास करना चाहिए कि नेशनल असेंबली में इलेक्टेड लोग होते हैं और बजट भी उन्हीं ने बनाना होता है, तो उनके साथ जाके शेयर करें और बिजनेस कम्युनिटी से शेयर करें। हमारा मुल्क दिन ब दिन बद से बदतर मईशत की हालत में चला गया है। महंगाई का वो आलम है जो कभी अनप्रेसिडेंटल है, बेमिसाल है। उसके बाद जो बेरोज़गारी आएगी, उससे जो लॉलेसनेस है, देखिए बेरोज़गारी, इसके बाद लोग बाहर निकलेंगे क्योंकि ये चल नहीं सकता ज़्यादा। आज भी मैंने गवर्नर स्टेट बैंक से तफसील से बात की, तमाम कंटेनर 2-2, 3-3 महीने से बाहर खड़े हैं। आप मुझे बताइए, सारी चीज़ों की शार्टेज हो जाएगी और लोगों को इतने नुकसान हो रहे हैं क्योंकि कंटेनर के जो डिटेंशन चार्जेस हैं वो बहुत हैवी हो गए हैं। सारा दिन आज भी मैंने, इससे पहले मैंने बिजनेस कम्युनिटी में जाके की, सब कारोबारी मेरी इज्जत इसलिए करते हैं कि मेरा बेस है उन बिजनेस। मैं लाहौर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में गया और उनसे जाके ब्रीफिंग ली। हमारे वजीर खजाना को भी चाहिए कि हर जगह जाके जो पॉलिसी बना रहे हैं। पॉइंट टेकन सर। कैसा साहब आप कह रहे हैं जरूर कि कलेक्टिव विजडम, लेकिन बातों का इत्तेहाद है, इसमें भी अब कलेक्टिव विजडम क्यों नजर नहीं आ रहा और क्यों मुशावरत के साथ फैसले नहीं हो रहे? कैसा, मैं तालपुर साहब को भी चाहूँगा शरीक गुफ्तगू करना। सर, एक कुछ रिसेंट पास्ट में जो इमरान खान साहब की जानिब से स्टेटमेंट आई, जरदारी साहब से मुतल्लिक उन्होंने बात की कि शायद उन्होंने किसी दहशतगर्द तंजीम को कुछ फंड्स दिए हैं और उनका मकसद ये है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जाए। सर, उसके ऊपर अगर से पीपल्स पार्टी ने रिएक्ट किया है, लेकिन लगता है कि थोड़ा सा सर कुछ ज़्यादा आपने कर दिया, क्योंकि माजी में आप ही की जमात, हमें याद है कि किसी ज़माने में काफ लीग को कातिल लीग कहा करती थी, फिर उसके बाद हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे लेते, वजह ये कि आज 10 अरब रुपए जुर्माने का नोटिस भी आपने जारी कर दिया, माफ़ी मांगने की बात भी हो रही है। आपको लगता नहीं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसको यहाँ तक ही रखना चाहिए था? इफ्तिखार साहब, आपको एक चीज इस टाइम पर अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि जो पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड है और जो पीपल्स पार्टी के साथ जाती हुई है, जिस तरह से हमारे लीडरों का कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, उसके बाद इन चीजों को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। जहां तक बात है इमरान खान की, तो बड़ा ही फेमस हुआ था जब उसने बड़ा चीख पुकार के साथ कहा था मेरी बंदूक की नोक पर आसिफ अली जरदारी है, तो धमकी वो थी, दैट वाज मारने की धमकी। इस किस्म का शख्स अगर उलट कर और हमारी लीडरशिप पर ऐसी बात करेगा तो मेरे ख्याल से उनको शर्म आनी चाहिए। और आप देखिएगा ये जो लेटर निकला है ना, इस लेटर के बाद मुझे 70% यकीन है कि अपनी गलती तस्लीम करते हुए यू टर्न खान, जिसने सारी उम्र सिर्फ यू टर्न ली है, फिर से यू टर्न लेके जरदारी साहब से माफी मांगेगा और कि उसने ये सब नहीं था, उसका वो नहीं था। सही, लेकिन एक बार फिर जो है आप एक यू टर्न देने वाले हैं। थोड़ा सा इलेक्शन की बात भी कर लेते हैं। अगरचे आप फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शन से पीछे नहीं हटी, तो एक कोई पोजीशन लेने जा रही, स्टेटेड पोजीशन पीपल्स पार्टी के इलेक्शन अगर होते हैं तो इलेक्शन का वक्त मुनासिब है, इस पे हो जाने चाहिए। और फिर मैं मोर इम्पोर्टेंटली ये जानना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी अलग से इलेक्शन में उतरेगी या आपको लगता है कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के साथ आप जाएंगे? जहां तक बात है जनरल इलेक्शन की, तो बड़ा वाज़ेह पॉलिसी है सदर जरदारी की कि हम इलेक्शन कराएंगे और ऑन टाइम कराएंगे। वी विल मेक श्योर द इलेक्शन डन बाय अक्टूबर नवंबर आने वाला है। उसके साथ साथ जो आपने पंजाब की बात की, तो बिल्कुल वी आर ओपन टू टॉक्स। जैसे आपको पता है सदर जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं और वो बिलीव करते हैं साथ चलने में, मुल्क की बेहतरी की तरफ सोचने के लिए। और अगर हम एक साथ खड़े हुए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, ना ही इन डिटेल मियां साहब की और प्रेसिडेंट जरदारी साहब की कोई इस पे देन हुई है बात पर कि कौन सी सीट्स कैसे हैं। ये थोड़ा बड़ा एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा, क्योंकि ऑफकोर्स हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं कि हम जीत सकते हैं, तो वो सारी सीट्स भी हमारी डिमांड है। जी जी जी, क्या फसर अहमद शेख साहब और नवाब तैमूर तालपुर साहब, दोनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ आज ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।